जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो 2023 के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए आपको पता है कि क्रेट एग्ज़ाम देना पड़ता है, यानी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो इसकी जो है डेट ऑलरेडी आपको घोषित की जा चुकी है। ये एग्ज़ाम आपका 30 जो है दिसंबर को होने वाला है सेकंड शिफ्ट में। तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे कि क्रेट में जो है हम लोग क्या ऐसा अपने आंसर राइटिंग में चेंज करें जो हम लोग अपनी जो है एमए या बीए के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान, यानी जो हम लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान अपनी आंसर राइटिंग करते हैं, उसी के अनुरूप हमें यहाँ पर आंसर राइटिंग करनी है कि या थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को क्रेट में अच्छा मार्क्स मिल सके। इसमें ये मेरा जो है अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक क्रेट के एग्ज़ाम को लेकर, जिसको मैंने क्वालिफाई किया है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा नंबर गेन कर सके। हम आपको यहाँ पर एक जानकारी और देंगे कि जो है क्रेट ज्योग्राफी का जो पेपर है वो आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्रेट 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जो हम आपको आज आंसर राइटिंग का एक जो है बताएंगे आंसर राइटिंग के बारे में कि कैसे क्या करना है, उसको आप जो है लगभग सभी पेपर में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली हम लोग रेफरेंस में बात करेंगे ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी से मैंने जो है क्रेट क्वालिफाई किया है, तो इसमें मेरा जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था और आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्रेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो है दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव है और एक आपका एमसीक्यू बेस्ड आता है। एमसीक्यू बेस्ड जिसमें आपका ज्योग्राफी है और आपका ज्योग्राफी इन द सेंस यानी सब्जेक्ट है आपका, और आपका रिसर्च जो है एप्टीट्यूड है। तो ये दो पोर्शन है आपके जो है एमसीक्यू में, और बाकी जो है आपके रिटर्न में 13 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग आंसर होता है और मीडियम होता है और एक होता है आपका शॉर्ट आंसर होता है। 3 तरह के क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। इसमें कितने कितने शब्द को इस सब जो है बारे में इसके हमने ऑलरेडी अच्छे से जो है इसके लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें डिस्कस कर चुके हैं कितने मार्क्स का है, कैसे आपका जो है पूरा का पूरा नंबर जुड़ता है, एकेडमिक कैसे जुड़ता है, इन सारे मुद्दों पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम केवल बात करेंगे कि आपको जो है एक अच्छा जो है आंसर कैसे लिखें ताकि आपको जो क्या अच्छा मार्क्स मिले और आपका सिलेक्शन होने में जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जो है कि जो हम लोग बीए बात किया जाए यानी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कॉपी लिखते हैं, वो वहाँ पे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा हमारे पास एक ऑप्शन होता है मार्जिन का, कि वहाँ पर आपको ये निर्धारित डिटरमाइन नहीं रहता है कि आपको बस विद इन इतना स्पेस दिया रहता है और उसी स्पेस के अंदर ही आपको क्या करना है जो है आंसर राइटिंग करनी है। ऐसा कुछ नहीं होता है आपकी यूजी और पीजी की कॉपी में। लेकिन हम आपको बता दें कि जो क्रेट की कॉपी आपको मिलेगी तो उसी कॉपी में ही आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पहले से लिखा रहेगा और एक आपको स्पेस दिया रहता है। विद इन उसी स्पेस के अंदर आपको अपनी जो आंसर देना है, यानी आपको जो भी उत्तर देना है उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना होगा। यानी स्पेस की आपके पास यहाँ पर क्या है, लिमिट है। उसी स्पेस में आपको क्या करना है, अपनी बातें जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया है उसको पूरा करना है। इसीलिए पहली बात, अगर आप जो है क्रेट की कॉपी लिखते हैं तो इसके लिए पहला जो बात है जो ध्यान रखनी है वो है कि बहुत ही मैटर आपका जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एकदम कंसाइज मैटर होना चाहिए। बिल्कुल आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, जैसा कि हम लोग बीए या एमए में करते हैं, राम कहानी लिख देते हैं, ठीक है। भले ही वहाँ पे आपको जो है थोड़ा बहुत मार्क्स मिल गया हो, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल आपके साथ उल्टा होने वाला है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि आपके पास जो है एक बाउंड्री लाइन बना दी गई कि आपको इसी के अंदर रहना है। अगर बात की जाए शॉर्ट्स क्वेश्चन की, तो शॉर्ट्स आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है। मीडियम आपका जो है लगभग 120 से 150 शब्दों में लिखना है, और आपका एक लॉन्ग आता है वो आपका 400 शब्दों में लिखना होता है। उसके लिए भी आपके पास स्पेस दिया रहता है, उसी स्पेस के अंदर लिखना है। तो बिल्कुल कंसाइज मैटर होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें टू द पॉइंट लिखनी है। पहली बात आपको ये दिमाग में नोट कर लेना है। दूसरी बात क्या आपको ध्यान देने योग्य है, दूसरी बात आपको ध्यान देने योग्य ये है
कि आप जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे तो उसमें जो शब्दों का चयन आपका होगा बहुत ही, जिसे होता है शब्द जाल फेंकना, कि हम बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो हमारा एग्जामिनर बहुत ही प्रभावित हो जाएगा और हमको ढेर सारा नंबर हमारे ऊपर एकदम प्यार बरसा देगा। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसे शब्दों का चयन करना है जो आपको लगे कि जो बहुत ही सिंपल हो, साधारण हो, बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, कि वो शब्द पता लगे कि एग्जामिनर जो है कभी सुना ही नहीं है, आपने किसी बुक में पढ़ा था और वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उस शब्द को लाकर रख दे रहे हैं, उसका क्या अर्थ निकल रहा है ये आपके अलावा कोई नहीं जान रहा है। तो ऐसे शब्दों से आपको क्या करना है, बचना है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी किताब पढ़ ली, वहाँ पर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको मिल गई जो केवल जो है वो किताब पढ़ा है कोई वही जानता है, तो ऐसे शब्दों का आपको चयन बिल्कुल नहीं करना है। आपको बहुत ही लूसिड वे में लिखना है, बहुत ही सिंपल वे में लिखना है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत ही बड़े बड़े शब्द लिखें, बहुत ही जो है एकदम तत्सम वाले शब्द का ही प्रयोग करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होना है। बिल्कुल टू द पॉइंट और जो है बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको क्या करना है, अपनी बात को रखना है। जो शब्द न केवल आप समझते हो बल्कि आपको एहसास होना चाहिए कि ये शब्द लगभग सभी लोग जानते होंगे और सुने होंगे, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। क्योंकि आपके पास स्पेस की कमी होती है, इसलिए अगर आप राम कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक होता है भूमिका, आपकी भूमिका में ही आपका जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तीसरी बात आपको यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर लोकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछता है, जिसे आपको दे दिया गया कि आप जो है गंगा रिवर पर एक टिप्पणी कीजिए, तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आपको कोई सिटी दे दिया गया, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया इंडिया में कि इंदौर पे आप कमेंट लिखिए या टिप्पणी लिखिए, आपको शॉर्ट में दे दिया गया। तो जब तक आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया जाता है तब तक आप लोग किसी भी प्रकार का मैप और डायग्राम का बहुत ज़्यादा प्रयोग शॉर्ट वाले क्वेश्चन में नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम मार्जिन होता है, 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है। तो बे फॉरवर्ड आप क्या करेंगे, वहाँ पे लिखते रहेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है जब लोकेशन वाला जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप जो है उसके बारे में लिख के उसके बाद में छोटा सा मैप बना के, ठीक है, जैसे अगर वो लोकेशन उत्तर प्रदेश में है तो यूपी का मैप बना सकते हैं या इंडिया का मैप बना के वहाँ पर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। वर्ल्ड लेवल का है, जैसे वर्ल्ड लेवल में मान लीजिए कोई स्थान पूछ लिया, यानी जैसे मान लीजिए पूछ लिया जो है जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, या जो है जिम्बाब्वे की कोई सिटी दे दिया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कोई सिटी दे दिया, जोहान्सबर्ग दे दिया, तो आप क्या करेंगे कि जो है केवल हल्का सा ड्रॉ जो है एक मैप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे किसका, जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और छोटा सा मैप, और वहीं पर आप पॉइंट आउट कर देंगे कि ये क्या है, जो है जोहान्सबर्ग है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपका लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है शॉर्ट में तभी आपको कोई डायग्राम बनाना है, वरना आपको शॉर्ट वाले में कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं। उसको आप बे फॉरवर्ड में या पॉइंट में आप चाहें तो उसको आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगली बात ये ध्यान रखने योग्य है कि अब जब आपको मीडियम जो है क्वेश्चन लिखना है और जो लॉन्ग लिखना है, इसमें आप ज़रूर कोई ना कोई फ्लो चार्ट, अगर आपको जो है उसमें कोई मैप नहीं बनाना है तो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट के सहारे ही आप क्या करेंगे, अपने उत्तर को पूरा करेंगे। वहाँ पर आप बे फॉरवर्ड नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसके लिए आपके पास पर्याप्त स्पेस होता है, विशेषकर बात किया जाए तो लॉन्ग आंसर में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पे आपको फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना है, मैप बनाना है, और कहाँ पे आपको मैप नहीं बनाना है। एक और बात याद रखनी है कि सबसे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो जो है क्या करना चाहिए, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर का वही होता है, वो होता है आपका 40 मार्क्स का, यानी 40 मार्क्स का आपका केवल एक क्वेश्चन होता है। इसलिए उस पर आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कंसाइज वे में क्या करना है, मैटर देना है। वो आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसमें आपको ऑप्शन रहता है कि आप कोई उसमें से एक चूज कर लीजिए। तो ये आपका रहा एक लिखने का तरीका, ठीक है, कि आप लोग कैसे इसको क्या करेंगे, जो है रोट डाउन करेंगे अपने एग्जाम में, बिल्कुल टू द पॉइंट कंसाइज वे में, लूसिड शब्दों का प्रयोग करते हुए। शब्दों का जाल जो होता है उसको जो है जर्गन जिसको बोलते हैं, तो ऐसा जर्गन वाली कोई बात आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। एक बात ये हो गई। अगली बात जो है आपको ये ध्यान रखनी है, दूसरी बात, एक तो हो गया आपका आंसर राइटिंग में, जो हम दूसरी बात बताने जा रहे हैं वो याद रखना है कि
जो मेरा ये तरीका था कि लगभग मैंने सिलेबस देखा था, और सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए गए थे, विशेषकर बात की जाए किसी मॉडल या थ्योरी की, या जो है कोई जो है बहुत ही क्या है कि बात किया जाए थॉट में, जैसे आपका हो गया व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म हो गया, आपका पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, तो ये सब जो क्वेश्चन है इस सब पे आपको क्या करना चाहिए कि एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करना चाहिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन के लिए अपने दिमाग में हर क्वेश्चन का एक क्या कर बना लेना चाहिए, फ्रेमवर्क तैयार कर लेना चाहिए, जैसा कि मैंने अपने जो है एग्ज़ाम के पहले ये काम किया था। तो आप जो है हर यूनिट से क्वेश्चन निकाल के, जो है टॉपिक निकाल के, डेविस की जैसे बात की जाए जियोमॉर्फोलॉजी में, तो जियोमॉर्फोलॉजी में हो गया डेविस हो गया, पेंक हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आ सकता है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में वेगनर आ सकता है, आपके एग्जाम में जो है जो सिंक्लाइन थ्योरी पूछी जा सकती है, या आपके एग्जाम में आइसोस्टेसी पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो भी आपको संभावित प्रश्न लगे उसका एक अच्छा सा क्या कर लीजिए, आप जो है एक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखिए, एक फ्रेम तैयार करके रखिए उस क्वेश्चन का, कि अगर हमसे पूछा जाता है डेविस के बारे में तो हमको इंट्रो में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखना है। अगर जो है आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए दिया गया यानी क्रिटिसिज्म लिखने को दे दिया गया, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें वहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप एग्जाम में जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें हम जो है क्या हमको लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आप उस क्वेश्चन की क्या कर चुके हैं, फ्रेमिंग कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में बात ध्यान रखने योग्य ये है कि अगर कोई थ्योरी आप लिख रहे हैं तो वो थ्योरी किसने दिया है उसको आप ब्लैक पेंसिल लिख के या ब्लू पेंसिल लिख के आप उसको अंडरलाइन करेंगे, और अगर वो थ्योरी दी गई है तो किस पुस्तक में दी गई है या वो थ्योरी किस सन में दी गई है। ये 2-3 बातें क्या करना है आपको इंट्रोडक्शन में जरूर रखनी है कि उस थ्योरी से संबंध किस किस ज्योग्राफर से है। ठीक है, विशेषकर अगर थॉट कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है किसी भी जो है पर्टिकुलर जो है अप्रोच पे, चाहे वो बात की जाए बिहेवियरिज्म पे या बात की जाए क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की, तो थॉट में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि आप जो है कितने ज्योग्राफर को उस टॉपिक से कोरिलेट कर पा रहे हैं, कि जैसे व्यवहारवाद से कौन कौन से ज्योग्राफर जुड़े थे या क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से कौन कौन से ज्योग्राफर जुड़े थे, तो उनका नाम आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर कोट करेंगे, तो ये आपका इम्पैक्टफुल आंसर रहेगा, ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि थॉट में ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही जो है एक अच्छा रोल प्ले करता है आपके आंसर राइटिंग जब आप भी करते हैं। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए, अभी भी आपके पास समय है कि आप जो है 1-2 यूनिट पर डे तैयार कीजिए, और अगर आप पूरा आंसर नहीं लिख पाते हैं तो एक अपने जो है एक रफ जो है अपना A4 साइज पेपर लीजिए और उसमें एक जो है फ्रेम कीजिए कि अगर डेविस पूछा जाता है या जो है आपका कोई भी यूनिट पूछा जाता है, एल नीनो ला नीनो आपसे अगर पूछ लिया जाता है, लॉन्ग के लिए अभी आप तैयार रहिए शॉर्ट में, यानी यहीं पर आपको सोचना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन उठाया, सपोज दैट जो है आपने वन थ्योरम मॉडल को उठाया, तो वन थ्योरम मॉडल इस तरीके से शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि आप वन थ्योरम मॉडल पे टिप्पणी कीजिए। तो अब आप वहाँ सोचेंगे कि अच्छा ये शॉर्ट में इसमें क्या डालें, आपसे वही क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि वन थ्योरम के जो है थियरी है उसको जो है विस्तृत वर्णन कीजिए, तब आप वहाँ पर क्या करेंगे, और अब मीडियम में पूछा जाएगा तब आप वहाँ पर क्या करेंगे। यानी तीनों के लिए आप क्या करेंगे, पहले से ही तैयार रहेंगे। हर क्वेश्चन पे जो है आप 3 तरीके से उसको सोचेंगे कि अगर ये शॉर्ट में आता है तो इस पर हम कितना क्या क्या बातें लिखेंगे, क्या छोड़ देंगे। अगर ये लॉन्ग में आता है, जैसे मान लीजिए वन थ्योरम शॉर्ट में आ गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उनका फिगर ड्रा करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट में आप जो है थोड़ा सा उनके बारे में लिख के, उनकी पेटी उटी के बारे का जो भी पेटी उन्होंने दिया था उसका नाम लिख के थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप फिगर वहाँ पे बनाएं ही शॉर्ट वाले में, लेकिन अगर मीडियम में आ गया तो आप वहाँ फिगर ज़रूर बनाएंगे। लॉन्ग में आ गया तो और बातें आप लिखेंगे, एक फिगर की जगह पे आप 2 फिगर बनाएंगे, जो भी उनके साथ जो है जो फिगर उनके साथ लागू होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हर क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से सोच के जाना है कि अगर ये 3 तरीके से आता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। बाकी आपको पता है 13 क्वेश्चन आने हैं, यूनिट आपके 10 यूनिट हैं, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 2 सालों का पेपर देखते हुए आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और ऐसे ही मैंने अपनी पूरी फ्रेमिंग की थी हर एक क्वेश्चन की। मेरे पास A4 साइज पेपर में मैंने हर एक क्वेश्चन की एक इंट्रो तैयार किया था लगभग कि अगर जो है इसके बारे में पूछा जाएगा, किसी भी क्वेश्चन के बारे में कि जो है वेगनर के बारे में अगर पूछा जाएगा तो मैं क्या वेगनर के इंट्रोडक्शन में डालूंगा, क्या उसके मेन बॉडी में डालूंगा, क्या जो मेरा कंक्लूजन रहेगा, क्या मेरा फाइनल रहेगा। ये सारी बातें हमने जो है क्या किया था
एक अच्छा सा फ्रेमवर्क तैयार किया था लगभग 10 के 10 यूनिट के बारे में। तो इससे क्या है कि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको एग्जाम में ना आता हो, और ये आपको लिखने में बहुत मदद करेगा। और आप वहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास शब्द भी रहेंगे, पहले से आपको पता रहेगा कि इसमें मुझे ये बातें लिखनी है। नहीं तो आप पता चलता है कि जब स्टार्ट करते हैं, जब आप कोई आंसर राइटिंग किए होंगे पहली बार एमए करने के बाद, दे ही रहे होंगे आप, तो आप देखे होंगे कि उसमें बहुत सारी आप क्या करते हैं कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं, यानी जो मेन बातें हैं, वो आप लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बस आप वही जो ऊपर ऊपर की बातें हैं वो लिखते रहते हैं आपके अपने एग्जाम में, क्योंकि वहाँ जो मेन बातें हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं रूम पे, तो आप वहाँ पर मेन बातें को क्या करेंगे, आसानी से भूल जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा जो हमने सिनारियो आपको बताया है, आपको ऐसे ही क्या करना है, फॉलो करना है। आपके पास अभी भी टाइम है। मैटर कहाँ से पढ़ना है, ये इस पर हमने ऑलरेडी कई जो है स्टूडेंट जो कैरेट क्वालिफाई किए हैं, और मैंने भी वीडियो आपको बताया है कि वही सारा मैटर पढ़ना है जो आप यूजीसी में पढ़ते हैं, बाकी उससे कम ही पढ़ना है। बस यहाँ पर आपका जो है क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव वे में आपका एग्जाम है, तो ये इसका ज़्यादा रोल है। ये रहा आपका 200 नंबर का पूरा जो आंसर जो है राइटिंग करना है आपको, और जो डिटेल में आपको क्या करना है वहाँ पे लिखना है। अब आता है आपका जो है एमसीक्यू वाला, जो कि आपका 100 मार्क्स का है, उसका भी काफ़ी क्या है, रोल है। उसमें जो भी ज्योग्राफी का सेक्शन का क्वेश्चन आता है, उसको अभी भी आपके पास टाइम है। आप लोग मार्केट से जो प्रीवियस ईयर में पीजीटी के पेपर हुए हैं उसको आप ले सकते हैं, या आप पीजीटी के पेपर को देखने के साथ साथ ही जो जीडीसी का पेपर होता है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, थोड़ा सा वहाँ भी क्या कर सकते हैं। बस केवल प्रीवियस ईयर ही आपको क्या करना है, लगा लेना है। बाकी यूजीसी आप दे रहे हैं या यूजीसी दिए हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो आपको एक ठीक ठाक ज्योग्राफी का नॉलेज होगा, नो डाउट आप वहाँ पे कर ले जाएंगे। तो यही पेपर अगर आप लोग सॉल्व करके आते हैं, तो आपका जो है 25 में 20 आराम से क्वेश्चन सही होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको कोई ऐसा चीज़ पूछ लेगा जो आपको नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। कुछ नहीं, पीजीटी का पेपर सॉल्व कर लीजिए, और जीडीसी का जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का पेपर होता है ज्योग्राफी का, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पोस्ट होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बचता है आपका 25 क्वेश्चन, जो आपका क्या है, जो है रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च एप्टीट्यूड को दो भागों में बांटकर, एक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, और एक आपका क्या होता है, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल पोर्शन होता है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए जो भी आप जो है, चाहे रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के टाइप्स कौन कौन से हैं, रिसर्च स्टेप क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होता है, और जो आपको जो है एमएलए स्टाइल, यानी जो जितनी भी स्टाइल है, रेफरेंसिंग स्टाइल है, वो क्या होती है, कुछ जो है प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म चक्कर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इतने टॉपिक को यूजीसी के सिलेबस से आप कवर कर सकते हैं, और पीवाईक्यू लगा के देख सकते हैं। ये आपका ये वाला कवर हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल वाले पोर्शन में आपको जो है स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं जितने भी, चाहे वो काई स्क्वायर टेस्ट है, जो है कोरिलेशन है, कोरिलेशन के टाइप्स जो होते हैं, और मीन मीडियन मोड हैं, इसको आप जो है ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिसमें आप इन सब में जो है, जैसे कोरिलेशन का पूछ लेगा, आपका सिंबल क्या है, इसका वैल्यू कितना होता है, उसके बाद ये नियरेस्ट नेबर एनालिसिस होता है, जिसकी वैल्यू जो है 0 कब होती है, 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, 2.15 होगा तो क्या होगा। यानी जितने भी जो है स्टैटिक्स वाले पोर्शन हैं, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, जिसमें जो है मीन मीडियन मोड भी आपको आना चाहिए। हो सकता है कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कोई भी में भी दे सकता है, या जो है किस स्थिति में तीनों का मान इक्वल होता है, यानी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि ये वेल सेव्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, या किसी और, या जो है लेफ्ट झुका हुआ है। यानी जो आप एक पढ़ते हैं ना, कोर्टोसिस जो होता है, कोर्टोसिस यानी प्लेटिकोर्टिक, लेप्टोकोर्टिक, मेसोकोर्टिक, ये जो तीनों टाइप्स होते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। यानी कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल हैं वो आपको आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए, पैरामेट्रिक कौन होता है, नॉन पैरामेट्रिक कौन होता है। तो यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग 50 में 35 प्लस क्वेश्चन करते हैं, तो आपका बहुत ही शानदार स्कोर होने वाला है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है डिस्क्रिप्टिव की, जो है डिस्क्रिप्टिव जो आपका नंबर है 200, उसके साथ साथ। यानी अगर आप लोग जो है 35 क्वेश्चन भी इधर सही करते हैं, और उधर आप 120 के आसपास ले आते हैं 200 में,
तो मान के चलिए कि आपको इंटरव्यू कॉलिंग होगी और लगभग आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस केवल केवल इंटरव्यू देने से बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि एक सीट पे 2 ही स्टूडेंट को बुलाया जाता है। यानी अगर आप लोग जो है क्रेडिट क्वालिफाई करते हैं तो आपका 50% सिलेक्शन तो वहीं पे होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 1 सीट है तो या 45 सीट है तो जितना भी फॉर्म पड़ा है सबको बुलाएंगे। 45 सीट पे आपको 90 स्टूडेंट को बुलाएंगे, उसमें से भी हो सकता है जो है कुछ स्टूडेंट का कहीं और हो जाए तो वो इंटरव्यू ही नहीं देंगे। जो है अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है कि कोई एयू से एडमिशन जो है पीएचडी करना चाहेगा, कोई ड्यू से करना चाहेगा, कोई जेएनयू से करना चाहेगा। हो सकता है किसी का कहीं कोई जॉब लग गया हो, बहुत सारे जॉब आते रहते हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास चांसेस है, आप जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसको आप ग्रैब कीजिए और अपना अच्छा प्रदर्शन कीजिए, आप अपना 100% दीजिए। बाकी कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है कि जो है यहाँ मार्किंग कैसे होती है। हर जगह की मार्किंग वही है, अगर आप लोग मैटर अच्छा देते हैं। राम कहानी समझ रहे हैं ना, राम कहानी क्या होता है कि जब हमें कुछ नहीं आता है तो काकी के नानी रा रही सब जोड़ कर हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जितना लिमिट में आप लिखेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करने का, लूफिड वे में शब्दों का प्रयोग करके, तो तार्किक वे में, तो आपको नंबर ज़रूर मिलने वाला है। बस आप फ्लोचार्ट डायग्राम कहाँ बनाना है कहाँ नहीं बनाना है, इसका आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और एक बात आपको ये याद रखनी है कि जब आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसे आपके पास जो है 12 क्वेश्चन लगभग जो शॉर्ट के रहेंगे, तो आप जो है उसमें ये प्रायोरिटी दे सकते हैं कि जो है आपको जितना क्वेश्चन अच्छे से आता हो उसको आप अच्छे से कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आएंगे, कुछ क्वेश्चन कम आएंगे, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आएंगे। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। आप उसके आसपास ही लिखिए, आपको कम पता है आप उसके बारे में, लेकिन लिखिए ज़रूर। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे का पेपर है आपका, वो 3 घंटे बहुत ही एनफ होते हैं आपके लिए, टाइम नहीं कम पड़ेगा। लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस रूम पे थोड़ा बहुत करे रहेंगे तभी। अगर जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करता है वो यहाँ पे आके डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेगा तो वही है उसके साथ कि वो लिख ले जाएगा नो डाउट, लेकिन वो वही सिंपल सी बातें लिख कर चला आएगा, बहुत ही सिंपल ऊपर ऊपर की बातें। और जो डेप्थ में जो रूट कॉज रहेगा, यानी जो मूल बातें रहेंगी, वो वहाँ पे एग्जाम में उसका छूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जाता है बार बार कि आपको क्या करना है कि बार बार प्रैक्टिस करना है। चाहे आप फ्रेमवर्क ही तैयार करें तो आपको क्या मिलने वाला है, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। आप जो है उसी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करेंगे जो उस थ्योरी में या उस मॉडल में दिया गया है। आप इधर उधर की बातों को लिखने से क्या होंगे, बचते रहेंगे। तो ये आज का सेशन रहा हमारा क्रेडिट के ऊपर। और बाकी पेपर तो आपको मिल ही गया है, पेपर वैसे मिलता नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन याद थे तो हमने जो है आपको पेपर प्रोवाइड कराए कि जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी, आपको एक आइडिया लगा होगा कि कहीं ना कहीं सारे पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। भले ही एक ही क्वेश्चन आए थॉट से, भले ही इन्वायरमेंट से एक ही क्वेश्चन आए, लेकिन पढ़ना तो आपको पूरा टॉपिक पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई सिलेक्टेड टॉपिक है वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको हर टॉपिक, चाहे वो जो है जियोमॉर्फोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, यानी सारे जो है यूनिट से क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, अच्छे से रेडी करना है। ऐसा नहीं कि इस यूनिट से हम तैयार करेंगे, इस यूनिट से तैयार हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सब यूनिट को पढ़ के आते हैं एग्ज़ाम में तो नो डाउट आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, इसमें किसी प्रकार की कोई संख्या नहीं है। और एक जो है लास्ट बात हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि कुछ बच्चे परेशान रहते हैं मीडियम को लेकर, ठीक है। और मैं अपना बता दूं, मेरा हिंदी मीडियम था, मैंने हिंदी में ही पेपर लिखा था, हिंदी मीडियम में दिया था अपना पेपर। और बहुत सारे स्टूडेंट थे ऐसे जो इंग्लिश मीडियम से थे, अच्छे भी थे, लेकिन उनको जो है वो उतना अच्छा मैटर नहीं दे पाए जितना मैंने दिया, तो उनका नंबर मुझसे काफ़ी लोगों का कम था। या अभी आपको जो है जब इंटरव्यू कराया गया था उसमें भी स्टूडेंट ने बताया था, उसमें से कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के थे, कुछ इंग्लिश मीडियम से थे। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, मीडियम का कोई प्रकार का यहाँ पर बैरियर नहीं है। अगर आप जो भी, चाहे वो जिस मीडियम में लिखेगा, मैटर की बात करता होती है यहाँ पे। अगर आप मैटर अच्छा डालते हैं, आप कंसाइज वे में लिखते हैं, लूसिड वे में लिखते हैं, तो नो डाउट आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है। किसी प्रकार का कोई लैंग्वेज का या मीडियम का बैरियर यहाँ पे नहीं है। आप चाहे इंग्लिश में लिखते हैं, चाहे आप हिंदी में लिखते हैं, किसी के साथ कोई भी पक्षपात यहाँ पे नहीं किया जाता है। इसमें मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है, ठीक है।
तो आप लोग अभी जो है पेपर आने वाला है, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे, आप लोग ऐसे ही जारी रखिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा फ्रेमवर्क हर क्वेश्चन के लिए तैयार कीजिए। अगर आप लोग लिखते होंगे तो और अच्छी बात है। कुछ लोग जो है पीजी के जो है पेपरों को लेकर सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, कुछ लोग यूजी के पेपरों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप टॉपिक देखते जाइए, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको आप सोचिए कि अगर इसको मुझे लिखना होता तो इसको मैं कैसे क्या कर सकता, इसको कैसे एग्जाम में उसको लिखता। आप जो है पीसीएस के जो है पुराने पेपर सॉल्व कर सकते थे कि जो या अभी भी जो है आपके पास टाइम है वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। जो पीसीएस में क्वेश्चन आते थे पहले जो है ऑप्शनल जब होता था, तो पुराने पेपर आप देख सकते हैं 4-5 सालों का, कि कैसे जो है आपको टॉपिक वाइज जो आपको मिलेंगे। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट में आप चले जाइए, आप जो है क्लाइमेटोलॉजी में चले जाइए, तो उस क्वेश्चन को देखिए और इससे तुलना कीजिए कि अगर इसमें आता है तो मैं इसको कैसे हैंडल करता, कैसे इसको हम लोग लिखते। तो आज का सेशन यहीं पर, हम लोग मिलेंगे अपने एक नए सेशन के साथ। अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं जो है यूजीसी की आंसर की आ जाएगी। और बाकी हम लोग जो है क्रेडिट को जो है आप लोग अच्छे से दीजिए। बाकी जो भी क्रेडिट के बारे में अपडेट रहेगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। और जल्दी ही आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। सिटी तो आपको पता ही है कि ओनली प्रयागराज में ही पेपर होना है, तो आप जो है आराम से बिंदास होकर अपना जो है पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपको ये टेंशन है नहीं कि हमको जो है कहाँ जाना है। अगर आप लोग कहीं से बहुत दूर से हों, दूसरे स्टेट से हों, तो आप जो है उसी के आसपास टिकट करवा सकते हैं कि आपको जो पेपर देने आना है, पेपर आपका केवल प्रयागराज में ही होने वाला है। तो ये आपको पहले से ही पता है, ये अच्छी बात है। तो हम लोग मिलते हैं अपने कुछ नए जो है चीज़ों के साथ, क्रेडिट के बारे में आपको अपडेट कराएंगे। ऑल द बेस्ट।